दोस्तों डाउनलोड कीजिए देवभूमि करियर पॉइंट ऐप और उत्तराखंड संबंधी जितना भी सामान्य ज्ञान के टॉपिक्स हैं, साथ ही उत्तराखंड ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल सकते हैं एक क्लिक पर, बस हमारी एप्लीकेशन से। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए देवभूमि करियर पॉइंट ऐप और विभिन्न कोर्सेज एवं प्रैक्टिस सेट्स का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 47 है और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जिसमें आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हमेशा बोलता हूं मैं आपको कि 3 टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी स्किप ना करें। उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य अध्ययन की ये वाली सीरीज और हमारी सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज जो आती है। अगर ये तीनों टेस्ट सीरीज आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप मान के चलिए यूके ट्रिपल एससी का जो 100 मार्क्स का पेपर आता है, जो कि इसी पैटर्न पर आधारित है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग और उत्तराखंड जीके पूछी जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। आप अपनी स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और स्व मूल्यांकन के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर देखिए। रोज़ अगर देखेंगे आप, जब भी टेस्ट सीरीज आती है, तो आपको खुद भी पता चलेगा मैं कितनी तैयारी कर रहा हूँ, कितना स्कोर कर रहा हूँ। ठीक है, 75% स्कोर बहुत इनफ है अगर आप तैयारी करें। यानी कि जैसे 20 क्वेश्चन में देता हूँ ना, 20 में से अगर आप 15 प्लस सही करते हैं तो मान के चलिए अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है, और 15 से ज़्यादा सही होता है फिर तो आप एक्सीलेंट वे पे हैं, समझिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के पार्ट 47 का, कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। तो यहीं से हाईलाइट हुए थे विवेकानंद जी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर ये जो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था दोस्तों, बहुत फेमस हो गए थे रातों रात, पूरे विश्व में इनकी कीर्ति फैल गई थी। इन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म पे भाषण दिया था और ये वर्ष था 1893, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। 1893 में दिया था ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन ए सही है। और हम उत्तराखंड इतिहास में भी पढ़ते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी की उत्तराखंड यात्रा 1890 में आए थे काकड़ी घाट में, तब भी किया था इन्होंने, काकड़ी घाट अल्मोड़ा में। और इनको जो काकड़ी घाट है उसको उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें उतनी पहचान नहीं थी इनकी। लेकिन दूसरी बार जब आते हैं 1897 में, तो उसमें पूरे उत्तराखंड के लोग इनको जानते हैं, बड़ी भीड़ वहाँ पे जमा हो जाती है, क्योंकि तब तक ये अपने भाषण के द्वारा बहुत विख्यात हो चुके थे पूरे भारत में। ठीक है, 1893 के भाषण से। तो शिकागो सम्मेलन कब हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन 1893, यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर गए थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की बात हो रही है। ठीक है, तो आरएसएस की स्थापना कब हुई थी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1925, 1925 में हुई थी दोस्तों आरएसएस की स्थापना। ठीक है, हेडगेवार इसके संस्थापक है। और देखा जाए तो देखिए दोस्तों, ये एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा जो चोटी है दोस्तों, इसकी लोकेशन बतानी है दिए गए विकल्पों में कहाँ पे स्थित है। आप सभी को पता है दोस्तों, दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है हमारी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसको सागर माथा भी कहा जाता है नेपाल में। इसके बाद हमारी दूसरी चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बात की जाए कंचनजंगा, तो कंचनजंगा की लोकेशन है दोस्तों ऑप्शन सी, सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, जो हमारी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना कंचनजंगा, वो हमारी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगला देखिए, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो अंतःस्थलीय अपवहन नदी, ठीक है, भूगोल के जो शब्द होते हैं दोस्तों हिंदी में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो उतनी डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले समझ नहीं पाते। जैसे अंतःस्थलीय शब्द है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अंतःस्थलीय का मतलब है दोस्तों ऐसी नदी, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में ऐसी नदी जो भूभाग पर ही समाप्त हो जाती है, यानी कि वो समुद्र तक नहीं पहुँचती। ठीक है, मतलब उद्गम हो जाता है उनका और बीच में ही वो गायब जैसी हो जाती हैं। उत्तराखंड में भी इस प्रकार की एक नदी है, खोह नदी। खो जाती है ना ये कोटद्वार के आसपास, तभी इसको खोह नदी बोला गया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। ठीक है, तो घग्गर नदी है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल है इसका, लूनी नदी। लूनी नदी भी रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है रास्ते में ही। ठीक है, तो ये अंतःस्थलीय अपोहन नदी के उदाहरण है। ठीक है, समझ पाए होंगे, ऐसी नदी जो इससे उद्गम तो हो जाए लेकिन पहुंच ना पाए अपने डेस्टिनेशन तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था। यानी कि बात हो रही है यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों। तो कॉमनवेल्थ जो गेम थे कब से शुरू हुए थे। अच्छा क्वेश्चन है, एशियन गेम हो गए, कॉमनवेल्थ गेम हो गए, आधुनिक ओलंपिक हो गए, इनके वर्ष आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं दोस्तों, ये शुरू हुए थे 1930 से, यानी कि ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1930 से शुरू हुए थे कॉमनवेल्थ गेम हमारे, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही है। कहाँ से शुरू हुए थे? तो हैमिल्टन, कनाडा, हैमिल्टन कनाडा से उद्घाटन हुआ था इनका, ठीक है। और यहीं अगर हम आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं तो 1896 एथेंस से, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट है, वह इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों, ठीक है। अगला है, देखिए सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? अच्छा क्वेश्चन है। तो सूर्य का आकार यहाँ पे पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो सूर्य का व्यास और पृथ्वी का व्यास लगभग लगभग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सूर्य के व्यास की बात करते हैं दोस्तों तो 1.394 मिलियन किलोमीटर है सूर्य का व्यास। और वहीं पृथ्वी के व्यास की बात करते हैं तो ये 127.42 किलोमीटर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग लगभग 109 गुना आता है, ठीक है। तो सूर्य का जो हमारा व्यास है दोस्तों या आकार है वो पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा रट लीजिएगा इसको, 109 गुना। कर्क रेखा गुजरती है, तो दिए गए विकल्पों में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है बताइए। तो कर्क रेखा गुजरती है जिन राज्यों से, उसको याद करने की एक बहुत अच्छी आसान ट्रिक है दोस्तों। आपका कोई मित्र है, मित्र पर आपने क्या किया? गमछा झाड़ दिया अपना, ठीक है। मित्र पर अपना आपने गमछा झाड़ दिया, ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़ भैया एक बार, ठीक है। तो यहीं पे आपके पूरे राज्य आ जाएंगे जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मी से आपका हो गया दोस्तों मिजोरम, ठीक है। त्रो से हो गया त्रिपुरा, पौ से हो गया पश्चिम बंगाल, रौ से हो गया राजस्थान, ठीक है। गौ से हो गया गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, यानी कि भारत के 8 राज्यों से। अब इसमें मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा भी है ऑप्शन में, मिजोरम भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। तो सभी राज्यों से जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो रेड डाटा होगा यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा। रेड डाटा बुक, ठीक है। हम पढ़ते हैं रेड डाटा बुक किससे संबंधित है ये। रेड डाटा बुक आपको पता है दोस्तों, जो हमारे दुनिया भर के संकटपन्न बोल सकते हैं या विलुप्त होने के कगार पे जो जीव होते हैं या पादप होते हैं ना, तो उनकी जातियों का संरक्षण वगैरह इसमें उल्लेख वगैरह किया जाता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे पूरा कंडक्ट करने वाला जो संगठन है हमारा, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन की बात करें तो ये है दोस्तों IUCN, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। IUCN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रेड डाटा बुक में देखिए बहुत सी यहाँ पे प्रजातियाँ, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की श्रेणियाँ रखी जाती है। इसमें बहुत अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जैसे विलुप्त श्रेणी, विलुप्त प्राय श्रेणी, ठीक है, घोर संकटग्रस्त श्रेणी, संकटापन्न, तो दुर्लभ संकट, ऐसे मतलब अलग अलग कैटेगरी बनी होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है हमारा। रेड डाटा बुक से संबंधित जो संगठन है कौन सा है? तो IUCN है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो नर्मदा की लोकेशन दोस्तों, जो नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी दोनों पहाड़, कौन से पहाड़ों के बीच में? तो सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन सी सही आंसर इसका, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है, ठीक है। और नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी निकलते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं और हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो आपको याद होना चाहिए। कौन सी नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको ये सभी फैक्ट याद होने चाहिए। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है, राइट आंसर इसका 16 सितंबर। तो प्रत्येक वर्ष देखिए दोस्तों, ओजोन परत को संरक्षित करने की जागरूकता हेतु ये दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस या ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है, 16 सितंबर। और यहाँ पे जो अन्य डेट दिए हैं, 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, 23 मार्च की हम बात करते हैं तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है इस दिन, ठीक है। और वहीं 21 अप्रैल की हम बात करते हैं तो 21 अप्रैल को बहुत से दिवस होते हैं, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस भी होता है इसमें, और विश्व सृजनात्मक और नवाचार दिवस भी होता है इस दिन 21 अप्रैल को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डेट्स तो आपको याद होनी चाहिए मुका के। स्टैटिक पोर्शन के डेट्स वगैरह होते हैं ना, खेलों से संबंधित स्टैटिक जीके जो भी है, विविध जीके, वो आपको हमेशा याद होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन वहाँ से कभी भी बन जाते हैं। नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो नर्मदा जो घाटी है दोस्तों, ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन 20 में सही आंसर है, भ्रंश घाटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब भ्रंश घाटी, भ्रंश कगार, ये सभी आप लूसेंट सामान्य ज्ञान में तभी बोलता हूँ, उसको पढ़िए आप, भूगोल के चैप्टर में दिया हुआ है, संक्षिप्त परिभाषा से समझाने की कोशिश की गई है। भ्रंश घाटी क्या होता है, भ्रंश कगार क्या होता है, ठीक है, तो इनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा।
वी आकार की घाटी, सब पढ़ते हैं ना हम, यू आकार की घाटी। अगला देखिए, भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? तो इनमें से कौन सी इमरजेंसी अभी तक देश में लागू नहीं हुई है? तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन डी, वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में नहीं लगी गई। ठीक है, देखिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद में? 360 में। तो 360 अनुच्छेद अभी तक भारत में नहीं लगा है, कभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, और 352 अनुच्छेद देखिए हमारा एक बार हुआ है, आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे। युद्ध के कारण तो बहुत बार लग गया दोस्तों, बाह्य आक्रमण के कारण। ठीक है, चाइना युद्ध हो या पाकिस्तान युद्ध हो। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल भी लगते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कई बार हो चुकी है, आज तक सैकड़ों बार लग चुका है हमारा, देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन। ठीक है, लेकिन वित्तीय आपातकाल आज तक देश में नहीं लगा, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो अशोक ने दिए गए विकल्पों में से कहाँ कहाँ की तीर्थ यात्रा की थी दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अशोक देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद मौर्य वंश का था अशोक, इसको आप नोट कर लें। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का था। मौर्य वंश प्राचीन वंश है दोस्तों। ठीक है, मगध साम्राज्य के बाद मौर्य वंश आता है हमारा। तो मौर्य वंश का शासक था अशोक। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और इसी युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली दोस्तों, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बहुत सी जगहों पर अपने बच्चों को भी भेजा इसने, क्वेश्चन एक बार निकल के आया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ पे भेजा था? ठीक है, श्रीलंका वगैरह भेजा था। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर, ये सभी जगह पे इसने यात्रा की थी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मथुरा बताइए कौन से महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है, प्राचीन काल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सूरसेन महाजनपद की, सूरसेन महाजनपद की थी। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? क्वेश्चन बनता है बहुत बार, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था अपने टाइम का मगध। ठीक है, मगध साम्राज्य। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो कौशल की राजधानी भी पूछ ली गई है देखिए इसमें। तो कौशल की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती, ऑप्शन सी सही आंसर है, श्रावस्ती। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी, अब लगातार राजधानी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं महाजनपदों के। तो कौशाम्बी की अगर हम बात करते थे तो कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन डी सही है, वत्स महाजनपद। हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? हर्षवर्धन, सबसे पहले देखिए हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे एक चीनी यात्री आया था, उत्तराखंड भी आया ये, वेनसांग। ठीक है, उत्तराखंड की भी अच्छी खासी यात्रा की इसने, ब्रह्मपुर राज्य में पहुंचा। उसके बाद गोविशाण भी गया ये, काशीपुर, बहुत मज़े किए इसने यहाँ पे। भारत में इसने नालंदा में शिक्षा वगैरह भी ली, बहुत टाइम तक रहा भारत में, और हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ठीक है, अब हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? जब हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, कन्नौज को हम किस नाम से जानते थे उस समय? तो कन्नौज का उस समय का नाम था दोस्तों नगर महोदय श्री। ठीक है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही आंसर इसका, नगर महोदय श्री कहा जाता था उसमें कन्नौज को। ठीक है, हर्षवर्धन किस वंश से था? मौखरी वंश का था। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रही थी या रहा है? तो कुशीनगर जो था दोस्तों, या कुशीनगर है, ये किस गणराज्य की राजधानी थी? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो कुशीनगर थी दोस्तों मल्ल गणराज्य की। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? तो मल्ल गणराज्य की। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी निशुल्क ईमेल सेवा है? अच्छा क्वेश्चन है। तो निशुल्क ईमेल सेवा इनमें से कौन प्रोवाइड करवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, यह हॉटमेल हो गया, रेडिप मेल हो गया, याहू हो गया, जीमेल हो गया गूगल का, ये सभी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता हैं दोस्तों। यहाँ पे गूगल जीमेल तो नहीं दिया गया, लेकिन ये दिया गया है। ठीक है, तो हॉटमेल, रेडिप मेल, इंडिया टाइम, जीमेल, सीफी, मेल सिटी, बहुत सी होते हैं, याहू, सभी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट देखिए, HTML का विस्तृत रूप क्या है? HTML। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो HTML होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो HTML का फुल फॉर्म हो जाता है, ऑप्शन इसका सही आंसर है बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, URL भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कंप्यूटर शब्दावली में, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL,
तो URL का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, अच्छे से याद रखें। तो ये था दोस्तों आज का जीके टेस्ट पार्ट 47, ठीक है। ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी, उत्तराखंड जीके हो या सामान्य हिंदी हो। साथ ही हमारे उत्तराखंड जीके ऑनलाइनर्स, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, उत्तराखंड के वरियस जो हमारे टॉपिक आते हैं, लाइक अभी हमने टिहरी डैम का एक पूरा यहाँ पे वीडियो दिया था, अच्छे से उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए थे। इसके साथ साथ दोस्तों हमने अभी हाल में ही उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम बताए थे, वो भी पूरे व्याख्या के साथ, क्यों उनको ऐसा नाम दिया गया है, क्या रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे टॉपिक आते हैं उत्तराखंड संबंधी, जीके वगैरह या अन्य टॉपिक आप मिस कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के जितने भी टॉपिक आते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो उनको ज़रूर वॉच कीजिए आप। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।